और उसके बाद ट्रंप ने क्या किया, चुपचाप हूथी के साथ समझौता कर लिया कि भाई तुम हमारी जहाजों पर हमला नहीं करोगे। हूथी ने कहा आपसे हमारी कोई दुश्मनी है ही नहीं, आप ही चले आते हैं इजराइल के बाप बन के हर बार सबसे लड़ने के लिए, आप यहां से निकल लीजिए, हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। और चुपचाप ट्रंप हूथी से निकल गया, मतलब यमन से निकल गया। यमन में बहुत सारे उस समय खबरें प्लांट हो रही थी कि इधर से सऊदी अरबिया आक्रमण करेगा, उधर से ये करेगा, ये करेगा, वो होगा, यमन के ऊपर कब्जा हो जाएगा, वगैरह वगैरह सारी खबरें आई थी। लेकिन सारी खबरें 4 दिन में खत्म हो गई। अमेरिका चुपचाप वहां से बिना इजराइल को इन्फॉर्म किए निकल गया और कहा भैया हूथियों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, इजराइल की दुश्मनी है, वो लड़ता रहे, हम नहीं लड़ेंगे। यही बात ईरान के साथ हो सकती है, क्योंकि हूथी के साथ अगर मिलियंस खर्च हो रहे थे तो ईरान के साथ बिलियंस और ट्रिलियंस खर्च होंगे अगर ईरान के साथ अमेरिका लड़ाई में जाएगा। मैं फिर कह दूं कि यहां बैठकर कोई मैं ये नहीं कहने वाला कि ईरान हर हाल में अमेरिका से भी जीत जाएगा, नहीं। अमेरिका बेहद मजबूत कंट्री है, अमेरिका के आने का मतलब है नाटो कंट्रीज का शामिल होना, और यह सब ईरान के लिए तबाही का सबब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तबाही की कीमत अमेरिका से लेकर नाटो कंट्रीज और इजराइल को भी चुकानी पड़ेगी। अब अमेरिका फिलहाल वो कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है, आगे वो तैयार होता है कि नहीं होता है ये देखना पड़ेगा। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हालांकि ओमान के विदेश मंत्री ने यह कह दिया है, बिल्कुल साफ साफ कह दिया है अब, कि जो बातचीत होनी थी ईरान और अमेरिका की वो नहीं होगी। ईरान ने भी कहा है कि इन हालात में इन बातचीत का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी भी अमेरिका कह रहा है कि फिलहाल बातचीत कैंसिल हो गई, आगे हम बात करने को तैयार हैं, जब भी मामला नॉर्मल होगा हम बात करेंगे। खास तौर से अमेरिका ने, ट्रंप ने जो पुतिन से बातचीत की है और उसके बाद कहा है कि पुतिन से ईरान के मुतालिक बातचीत हुई है, पीस की बात, डी एस्केलेशन की बात है। इससे मैं आमतौर पर कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन आज मुझे लगता है कि एक बात मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि या तो अगले 3-4 दिन में यह जंग खत्म हो जाएगी, और या फिर यह जंग बहुत लंबी चलने वाली है, इतनी लंबी जितना ना आप सोच सकते हैं ना हम। और देखिए, इजराइल के लिए ईरान से अकेले लड़ना क्यों मुश्किल है? पहली बात तो यह कि दोनों के जरा एरिया देख लीजिए। इजराइल की टोटल एरिया जो है वो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर की है बस। ईरान की एरिया आप देखेंगे 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अंदाज लगा सकते हैं कितना फर्क है 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में और 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में। यानी क्या है, ईरान की जो मिसाइलें हैं वो इजराइल के कोने कोने में पहुंच सकती हैं, इजराइल की मिसाइलें ईरान के कोने कोने में नहीं पहुंच सकती हैं। इतना बड़ा एरिया है कि वो आराम से अंदर अंदर शिफ्ट कर सकता है, आराम से अपनी स्ट्रेटजी को शिफ्ट कर सकता है। इसलिए इजराइल का ईरान से सीधे मुकाबला जो है इजराइल के लिए लगातार मुश्किल हो रहा है। आप देखिए कल की कहानी, आप देखिए इजराइल ने शुरुआत की, कुछ आयल डिपो वगैरह को निशाना बनाया, खबरें आनी शुरू हुई। उसके तुरंत बाद क्या खबर आती है, ईरान ने जबरदस्त हमला किया हाइफा के ऊपर। अब हाइफा जो है वो पोर्ट है, आप जानते हैं, लेकिन हाइफा में हमला कहां किया, इस बात को थोड़ा सा गौर से सुनिए। हाइफा आयल रिफाइनरी के ऊपर हमला किया। अब आप कहेंगे आयल रिफाइनरी पर हमला करने से क्या होगा, तो समझिए हाइफा की जो आयल रिफाइनरी है 60% जो इजराइल की जरूरतें हैं पेट्रोल की, डीजल की, गैस की, वो हाइफा के आयल रिफाइनरी से पूरी होती हैं। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, इससे जो गैसोलीन और जेट फ्यूल बनता है वो इजरायली एयरफोर्स के लिए बेहद जरूरी होता है। यानी इजरायली एयरफोर्स की जो नीड्स हैं, फ्यूल की, ईंधन की जो नीड्स हैं, उसका मोर देन 60%, 65-66% जो है वो केवल हाइफा की आयल रिफाइनरी से आता है। हाइफा की आयल रिफाइनरी में अगर रिफाइनरिंग की गतिविधियां कम हो जाती हैं या आयल प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसका मतलब यह है कि इजराइल की जो जेट्स हैं, जिनके भरोसे वो बहुत ज्यादा उछलता रहता है, उन जेट्स का उड़ान भरना मुश्किल हो जाएगा। वैसे जेट्स के बारे में बता दूं कि ईरान दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने F-35, F-16 जैसे फाइटर्स मार गिराए हैं। इजराइल मना कर रहा है, लेकिन ईरान का दावा है कि ना उसने केवल F-35 फाइटर जेट को गिराया है, बल्कि उसके पायलट को भी अपने कब्जे में लिया है। और प्रेस टीवी की माने तो ईरान का कहना है कि पायलट हमारे पास सेफ हैं, आप परेशान नहीं हो, हम पायलट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके अलावा कहां हमला किया, दूसरा हमला किया वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। अब ये जो वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वो वहां का लीडिंग डिफेंस इंस्टीट्यूट है, जहां पर डिफेंस से जुड़े हुए साइंटिफिक रिसर्च होते हैं। एल्बिट जो संस्था है जो इजराइल की आर्मी को साइंटिफिक सारा कुछ मुहैया कराती है, उसके साथ
वाइजमैन के बहुत क्लोज रिलेशन हैं, यानी इजरायली आर्मी की रीढ़ तोड़ने वाले कल हमले किए हैं ईरान ने। इसके अलावा जो हमला किया है आप जानते ही हैं, घरों की भी तबाही देखने में आ रही है। इजराइल कह रहा है कि अरे हमारे बच्चों को मार दिया। बहुत साफ मैं कह रहा हूं कि दुनिया में कहीं किसी के बच्चे मारे जाएं वो गलत है। चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, मुसलमान का बच्चा हो, यहूदी का बच्चा हो, बौद्ध का बच्चा हो, ईसाई का बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, बच्चे इस दुनिया में जो भी खुदा है, भगवान है, उसके सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हर बच्चे की जिंदगी कीमती होती है, न केवल उसके मां बाप के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए भी। इसलिए अगर इजराइल में बच्चे मारे गए हैं तो यह दर्द की बात है। लेकिन आप इस बात को कैसे भुला सकते हैं, कैसे इस बात से इंकार कर सकते हैं कि दुनिया में अगर बच्चों की प्लान तरीके से सबसे ज्यादा किसी ने हत्या की है तो वो इजराइल है। गजा में जिस तरह से 50,000 के आसपास बच्चों के ऊपर या तो उनको मार दिया गया है, या गर्भ के अंदर मार दिया गया है, या उनके हाथ पांव खराब कर दिए गए हैं, वो सारा कुछ पिछले 1.5-2 साल से हम लोग लगातार देख रहे हैं। अभी ईरान के ऊपर जो हमला हुआ था, जो पहले दिन चोरों की तरह इजराइल ने हमला किया, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये टीचर हैं एक, जो बता रही हैं उनके स्कूल के कौन कौन से बच्चे मारे गए, उनकी तस्वीरें दिखा रही हैं। तो रेजिडेंट्स के ऊपर हमला करना, आम शहरियों के ऊपर हमला करना, इजराइल से ज्यादा ये किसी ने नहीं किया है। इजराइल ने ये सीरिया में किया, इजराइल ने ये लेबनान में किया, इजराइल ने गजा में किया, इजराइल ने सना में, यमन में किया, इजराइल ने ईरान में किया। हर जगह उसने जो हमले किए वो शहरी इलाकों पे किए, और बहाना ये बनाया कि इन इलाकों में छुपकर गजा के जो हमास के लोग हैं, हिजबुल्लाह के लोग हैं, वो रहते हैं।